हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 1945 से 47 के बीच भारत, 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 1945 से 47 के बीच भारत। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, वेवेल योजना जून 1945, आज़ाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा नवंबर 1945, कैबिनेट मिशन फरवरी, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह फरवरी 1946, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 1945 से 47 के बीच भारत। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, वेवेल योजना जून 1945, आज़ाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा नवंबर 1945, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 1945 से 47 के बीच भारत। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, वेवेल योजना जून 1945, आज़ाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा नवंबर 1945, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 1945 से 47 के बीच भारत। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, वेवेल योजना जून 1945, आज़ाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा नवंबर 1945, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 1945 से 47 के बीच भारत। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, वेवेल योजना जून 1945, आज़ाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा नवंबर 1945, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। राजगोपालाचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944। 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 कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौता योजना, 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 कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौता योजना। स्वतंत्रता की मांग एवं अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे। स्वतंत्रता की मांग एवं अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे। स्वतंत्रता की मांग एवं अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे। स्वतंत्रता की मांग एवं अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे। स्वतंत्रता की मांग एवं अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे। युद्ध के पश्चात पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। युद्ध के पश्चात पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। युद्ध के पश्चात पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। युद्ध के पश्चात पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। युद्ध के पश्चात पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। राजनीतिक दलों को प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। 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 विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार आदि मामलों पर आपसी समझौता हो। विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार आदि मामलों में आपसी समझौता हो। विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार आदि मामलों में आपसी समझौता। विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार आदि मामलों में आपसी समझौता। विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार आदि मामलों में आपसी समझौता हो। द्विराष्ट्र सिद्धांत के चलते जिन्ना द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत के चलते जिन्ना द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत के चलते जिन्ना द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत के चलते जिन्ना द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। राजगोपालाचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944। कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौता योजना। स्वतंत्रता की मांग एवं अस्थायी सरकार गठन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे। युद्ध के पश्चात पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। राजनीतिक दलों को प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार एवं संचार आदि मामलों पर आपसी समझौता हो। द्विराष्ट्र सिद्धांत के चलते जिन्ना द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। राजगोपालाचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944। कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौता योजना। स्वतंत्रता की मांग एवं अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे। युद्ध के पश्चात पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। राजनीतिक दलों को प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार आदि मामलों पर आपसी समझौता हो। द्विराष्ट्र सिद्धांत के चलते जिन्ना द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। वेवेल योजना जून 1945। 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 संवैधानिक गतिरोध दूर करने की यह योजना। संवैधानिक गतिरोध दूर करने के हेतु यह योजना। संवैधानिक गतिरोध दूर करने हेतु यह योजना। संवैधानिक गतिरोध दूर करने हेतु यह योजना। संवैधानिक गतिरोध दूर करने हेतु यह योजना। वायसराय वेवेल ने राजनीतिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। वायसराय वेवेल ने राजनीतिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। वायसराय वेवेल ने
राजनीतिक सुधार की योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। वायसराय वेवेल ने राजनीतिक सुधार की योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाना था। इस योजना के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाना था। इस योजना के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाना था। इस योजना के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाना था। इस योजना के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाना था। इस उद्देश्य से राजनीतिक नेताओं को जेल से रिहा किया गया और जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस उद्देश्य से राजनीतिक नेताओं को जेल से रिहा किया गया और जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस उद्देश्य से राजनीतिक नेताओं को जेल से रिहा किया गया और जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस उद्देश्य से राजनीतिक नेताओं को जेल से रिहा किया गया और जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस उद्देश्य से राजनीतिक नेताओं को जेल से रिहा किया गया और जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार इन राजनीतिक सुधारों के लिए इसलिए उत्साहित थी कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होने थे और वहां की सरकार यह प्रदर्शित करना चाहती थी कि वे भारत में समस्या समाधान के प्रति गंभीर है। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार इन राजनीतिक सुधारों के लिए इसलिए उत्साहित थी कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होने थे और वहां की सरकार यह प्रदर्शित करना चाहती थी कि वे भारत में समस्या समाधान के प्रति गंभीर है। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार इन राजनीतिक सुधारों के लिए इसलिए उत्साहित थी कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होने थे और वहां की सरकार यह प्रदर्शित करना चाहती थी कि वे भारत में समस्या समाधान के प्रति गंभीर है। वेवेल योजना अंतर्गत निम्न प्रावधान रखे गए थे। वेवेल योजना अंतर्गत निम्न प्रावधान रखे गए। वेवेल योजना अंतर्गत निम्न प्रावधान रखे गए। वेवेल योजना अंतर्गत निम्न प्रावधान रखे गए। वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। विदेशी मामले भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। 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 गवर्नर शासित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। गवर्नर शासित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। गवर्नर शासित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। गवर्नर शासित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। गवर्नर शासित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। वायसराय वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। 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 वेवेल योजना अंतर्गत निम्न प्रावधान रखे गए। पहला, वायसराय कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। विदेशी मामले भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। गवर्नर शासित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। वायसराय वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा। वायसराय कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। विदेशी मामले भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। गवर्नर शासित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। वायसराय वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा। वायसराय कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त वायसराय कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। विदेशी मामले भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। गवर्नर शासित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। वायसराय वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। योजना पर विचार विमर्श हेतु शिमला में कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद ने हिस्सा लिया। योजना पर विचार विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद ने हिस्सा लिया। योजना पर विचार हेतु शिमला सम्मेलन 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 में कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद 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 ने हिस्सा लिया। योजना पर विचार विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद ने हिस्सा लिया। योजना पर विचार विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद ने हिस्सा लिया। वेवेल योजना के संदर्भ में मुस्लिम लीग चाहती थी कि उसे ही भारत में मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम लीग से बाहर कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। वेवेल योजना के संदर्भ में मुस्लिम लीग चाहती थी कि उसे ही भारत में मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। वेवेल योजना के संदर्भ में मुस्लिम लीग चाहती थी कि उसे ही भारत में मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सूची के लिए मौलाना आज़ाद और अब्दुल गफर खान को नियुक्त किया, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सूची के लिए मौलाना आज़ाद 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 और अब्दुल गफर खान 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 को नियुक्त किया, जिन्ना ने विरोध किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सूची के लिए मौलाना आज़ाद और अब्दुल गफर खान को नियुक्त किया, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सूची के लिए मौलाना आज़ाद और अब्दुल गफर खान को नियुक्त किया, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सूची के लिए मौलाना आज़ाद और अब्दुल गफर खान को नियुक्त किया, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सूची के लिए मौलाना आज़ाद और अब्दुल गफर खान को नियुक्त किया, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। अतः वायसराय वेवेल ने जिन्ना की आपत्ति को देखते हुए सम्मेलन को असफल कर समाप्त कर दिया। अतः वायसराय वेवेल ने जिन्ना की आपत्ति को देखते हुए सम्मेलन को असफल कर समाप्त कर दिया। अतः वायसराय ने जिन्ना की आपत्ति को देखते हुए सम्मेलन को असफल कर समाप्त कर दिया।
अतः वायसराय वेवेल ने जिन्ना के आपत्ति को देखते हुए सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने जिन्ना के मत को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से कांग्रेस एक सांप्रदायिक दल अर्थात हिंदू दल के रूप में जाना जाता और मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि करता मुस्लिम लीग को मान लिया जाता। इससे मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग और मजबूत हो जाती। कांग्रेस ने जिन्ना के मत को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से कांग्रेस एक सांप्रदायिक दल अर्थात हिंदू दल के रूप में जाना जाता और मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि करता मुस्लिम लीग को मान लिया जाता। इससे मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग और मजबूत हो जाती। आज़ाद हिंद फौज 1942 भारतीय राष्ट्रीय चेतना। आज़ाद हिंद फौज 1942 भारतीय राष्ट्रीय सेना। 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 इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 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 मोहन सिंह 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 ने की। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की। जापानी मेजर फुजिहारा ने इसके गठन का विचार मोहन सिंह को दिया था। जापानी मेजर फुजिहारा ने इसके गठन का विचार मोहन सिंह को दिया था। जापानी मेजर फुजिहारा ने इसके गठन का विचार मोहन सिंह को दिया था। जापानी मेजर फुजिहारा 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 ने इसके गठन का विचार मोहन सिंह को दिया था। जापानी मेजर फुजिहारा ने इसके गठन का विचार मोहन सिंह को दिया था। उन्होंने मोहन सिंह से कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने मोहन सिंह से कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने मोहन सिंह से कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने मोहन सिंह से कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर कार्य करें। वस्तुतः मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे और जब ब्रिटिश सेना दक्षिण पूर्व एशिया से पीछे हट रही थी तब मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। वस्तुतः मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे और जब ब्रिटिश सेना दक्षिण पूर्व एशिया से पीछे हट रही थी तब मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। वस्तुतः मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे और जब ब्रिटिश सेना दक्षिण पूर्व एशिया से पीछे हट रही थी तब मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। इसी क्रम में 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन मलाया में आज आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन हुआ। इसी क्रम में 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन मलाया में आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन हुआ। इसी क्रम में 1 सितंबर 1942 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 को मोहन सिंह के अधीन मलाया 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 में आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन हुआ। इसी क्रम में 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन मलाया में आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन हुआ। इसी क्रम में 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन मलाया में आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन हुआ। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण उस समय आया जब सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण उस समय आया जब सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1947 को सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब आया जब सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1947 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 को सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण उस समय आया जब सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1947 को सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। यहाँ रास बिहारी बोस उनको सहयोग दिया। यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यहाँ रास बिहारी बोस उनका सहयोग दिया। यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यहाँ रास बिहारी बोस उनको सहयोग दिया। यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और यहाँ रास बिहारी बोस ने उनका सहयोग किया। यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और यहाँ रास बिहारी बोस उनको सहयोग दिया। दिल्ली चलो रास बिहारी बोस, दिल्ली चलो का नारा रास बिहारी बोस सहयोग दिया। वस्तुतः बैंकॉक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन जून 1942 में अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे और यहीं उन्होंने सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया था। वस्तुतः बैंकॉक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन जून 1942 में के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे और यहीं उन्होंने सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया। वैसे तो बैंकॉक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बैंकॉक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन का अध्यक्ष रास बिहारी 1942 में अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। यहीं उन्होंने सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया। वस्तुतः बैंकॉक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन जून 1942 में अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। यहीं उन्होंने सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया था। सुभाष 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार के नाम से एक अस्थायी सरकार का गठन किया। सुभाष 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार के नाम से एक अस्थायी सरकार का गठन किया। सुभाष 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार के नाम से एक अस्थायी सरकार का गठन किया। सुभाष 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार के नाम से एक अस्थायी सरकार का गठन किया।
सुभाष 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार के नाम से एक अस्थायी सरकार का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943, 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 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार नाम से एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इसका मुख्यालय सिंगापुर के साथ साथ रंगून में भी था। इसका मुख्यालय सिंगापुर के साथ साथ रंगून भी था। इसका मुख्यालय सिंगापुर के साथ साथ रंगून भी था। इसका मुख्यालय सिंगापुर के साथ साथ रंगून भी था। इसका मुख्यालय सिंगापुर के साथ साथ रंगून भी था। सुभाष की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और गांधी, नेहरू एवं सुभाष नामक सैन्य टुकड़ी का गठन किया। सुभाष की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और गांधी, नेहरू, सुभाष नामक सैन्य टुकड़ों का गठन किया। सुभाष की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और गांधी, नेहरू एवं सुभाष नामक सैन्य टुकड़ी का गठन किया। सुभाष की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और गांधी, नेहरू, सुभाष नामक सैन्य टुकड़ी का गठन किया तथा महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया तथा महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया तथा महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया। 6 जुलाई 1944 में सुभाष ने एक रेडियो संदेश में कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता के इस युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। 6 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो संदेश में कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुकी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता के इस युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो संदेश में कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता के इस युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। शाहनवाज खां के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी की सैन्य टुकड़ी जापानियों के साथ मिलकर भारत बर्मा सीमा पर आक्रमण करने के लिए इम्फाल भेजी गई और जब जापानियों को विश्व युद्ध में पराजय होने लगी तब उनके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। शाहनवाज खां, 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 शाहनवाज खां के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी की सैन्य टुकड़ी जापानियों के साथ मिलकर भारत बर्मा सीमा पर आक्रमण करने के लिए इम्फाल भेजी गई और जब जापानियों की विश्व युद्ध में पराजय होने लगी तब उनके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। शाहनवाज खां के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी की सैन्य टुकड़ी जापानियों के साथ मिलकर भारत बर्मा सीमा पर आक्रमण करने के लिए इम्फाल भेजी गई। जब जापानियों के विश्व युद्ध में पराजय होने लगी तो उनके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया, जिसके बाद सुभाष ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया, जिसके बाद सुभाष ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया, जिसके बाद सुभाष ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। जापान ने अंडमान और निकोबार आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया, जिसके बाद सुभाष ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप, अंडमान का नाम शहीद द्वीप, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945, 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 लाल किला मुकदमा नवंबर 1945। आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले का मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले का मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले का मुकदमा चलाया गया। यहाँ फौज के शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल को एक ही कटघरे में खड़ा किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। यहाँ फौज में शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं प्रेम कुमार सहगल को एक ही कटघरे में खड़े किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। यहाँ फौज में शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल को एक ही कटघरे में खड़ा किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। यहाँ फौज के शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल को एक ही कटघरे में खड़ा किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। यहाँ फौज के शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल को एक ही कटघरे में खड़ा किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति ब्रिटिश सरकार से उदारता दिखाने की अपील की। नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति ब्रिटिश सरकार से उदारता दिखाने की अपील की। नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति ब्रिटिश सरकार से उदारता दिखाने की अपील की। इसी क्रम में कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया। इसी क्रम में कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया। इसी क्रम में कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव हेतु एक आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया। इसी क्रम में कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव हेतु एक आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया। लाल किले मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। लाल किले मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। लाल किले मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। लाल किले मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई कर रहे थे। लाल किले मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। नेहरू ने इस दौरान 25 वर्ष पश्चात काली कोट पहनी। नेहरू ने इस दौरान 25 वर्ष पश्चात काली कोट पहनी। नेहरू ने इस दौरान 25 वर्ष पश्चात काली कोट पहनी। नेहरू ने इस दौरान 25 वर्ष पश्चात काली कोट पहनी। नेहरू ने इस दौरान 25 वर्ष पश्चात काली कोट पहनी। नेहरू ने
इस दौरान 25 वर्ष पश्चात काली कोट पहनी। लाल किला मुकदमे के संदर्भ में इन कैदियों को सभी राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी आदि का समर्थन प्राप्त था। लाल किले मुकदमे के संदर्भ में इन कैदियों को सभी राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी आदि का समर्थन प्राप्त था। लाल किले मुकदमे के संदर्भ में इन कैदियों को सभी राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी आदि का समर्थन प्राप्त था। मुकदमे के दौरान जनता ने सक्रिय भूमिका निभाई। 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 देश भर में हड़ताल प्रदर्शन का आयोजन हुआ। समाचार पत्र में लेख लिखे गए। देश भर में हड़ताल में प्रदर्शन का आयोजन हुआ। समाचार पत्र में लेख लिखे गए। देश भर में हड़ताल में प्रदर्शन का आयोजन हुआ। समाचार पत्र में लेख लिखे गए। 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच आज़ाद हिंद सप्ताह का आयोजन किया गया तथा 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया। 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच आज़ाद हिंद सप्ताह का आयोजन किया गया तथा 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया। 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच आज़ाद हिंद सप्ताह का आयोजन किया गया तथा 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया। 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच आज़ाद हिंद सप्ताह का आयोजन किया गया तथा 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया। 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच आज़ाद हिंद सप्ताह का आयोजन किया गया तथा 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र सर्वाधिक रहे। इन्होंने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। इस दौरान छात्र सर्वाधिक सक्रिय रहे। इस दौरान शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। इस दौरान छात्र सर्वाधिक सक्रिय रहे। इन्होंने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। इस दौरान छात्र सर्वाधिक सक्रिय रहे। इन्होंने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और एक फंड का निर्माण किया गया जिसमें गुरुद्वारा समिति, प्रवासी भारतीयों, कलकत्ता एवं बॉम्बे के फिल्म सितारों के समान लोगों से चंदा लिया गया। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। एक फंड का निर्माण किया गया जिसमें गुरुद्वारा समिति, प्रवासी भारतीयों, कलकत्ता एवं बॉम्बे के फिल्म सितारों तथा सामान्य लोगों से चंदा लिया गया। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और एक फंड का निर्माण किया गया जिसमें गुरुद्वारा समिति, प्रवासी भारतीयों, कलकत्ता एवं बॉम्बे के फिल्म सितारों तथा सामान्य लोगों से चंदा लिया गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में इन युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में इन युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में इन युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में इन युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में इन युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। साथ ही सरकारी कर्मचारी एवं सेना के लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गए तथा वे सरकार विरोधी सभाओं में शामिल होने के साथ चंदा भी देते थे। साथ ही सरकारी कर्मचारी एवं सेना के लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गए थे और वे सरकार विरोधी सभाओं में शामिल होने के साथ चंदा भी देते थे। साथ ही सरकारी कर्मचारी एवं सेना के लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गए तथा वे सरकार विरोधी सभाओं में शामिल होने के साथ चंदा भी देते थे। साथ ही सरकारी कर्मचारी सेना के लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गए तथा वे सरकार विरोधी सभाओं में शामिल होने के साथ चंदा भी देते थे। मुकदमे के संदर्भ में चल रहे आंदोलन में भारतीय जनता के राष्ट्रवाद का परिपक्व रूप दिखाई पड़ा। मुकदमे के संदर्भ में चल रहे आंदोलन में भारतीय जनता के राष्ट्रवाद का परिपक्व रूप दिखाई पड़ा। मुकदमे के संदर्भ में चल रहे आंदोलन में भारतीय जनता के राष्ट्रवाद का परिपक्व रूप दिखाई पड़ा। मुकदमे के संदर्भ में चल रहे आंदोलन में भारतीय जनता के राष्ट्रवाद का परिपक्व रूप दिखाई पड़ा। वस्तुतः भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा स्पष्ट हो गया। भारतीय आंदोलन पूर्णतः आज़ादी के रंग में रंगने लगा था। अतः सरकार ने भी यह घोषणा की उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर बर्बरता एवं क्रूरता या हत्या का आरोप था। वस्तुतः भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा स्पष्ट हो गया और भारतीय आंदोलन पूर्णतः आज़ादी के रंग में रंगने लगा था। अतः सरकार ने भी यह घोषणा की कि उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर बर्बरता एवं क्रूरता या हत्या का आरोप है। वस्तुतः भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा स्पष्ट हो गया और भारतीय आंदोलन पूर्णतः आज़ादी के रंग में रंगने लगा था। अतः सरकार ने भी यह घोषणा की कि उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर बर्बरता एवं क्रूरता या हत्या का आरोप है। वस्तुतः भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा स्पष्ट हो गया था और भारतीय आंदोलन पूर्णतः आज़ादी के रंग में रंगने लगा था। अतः सरकार ने भी यह घोषणा की कि उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर बर्बरता या क्रूरता या हत्या का आरोप है। वस्तुतः भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा स्पष्ट हो गया और भारतीय आंदोलन पूर्णतः आज़ादी के रंग में रंगने लगा था। अतः सरकार ने भी यह घोषणा की उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर बर्बरता या क्रूरता या हत्या का आरोप है। वायसराय वेवेल के विशेषाधिकारों से शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल की फांसी की सजा माफ कर दी गई। वायसराय वेवेल के विशेषाधिकारों से शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल की फांसी की सजा माफ कर दी गई। वायसराय वेवेल के विशेषाधिकारों से शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल की फांसी की सजा माफ कर दी गई। वायसराय वेवेल के विशेषाधिकारों से शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं प्रेम कुमार सहगल की फांसी की सजा माफ कर दी गई। वायसराय वेवेल के विशेषाधिकारों से शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल की फांसी की सजा माफ कर दी गई। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्ष के कारावास की सजा दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने किया। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्ष के कारावास की सजा दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने किया। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्ष के कारावास की सजा दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने किया। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्ष की कारावास की सजा दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने किया। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग छात्रों ने भाग लिया तो साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र भी शामिल हुए। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के छात्रों ने भाग लिया तो साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र भी शामिल हुए। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के छात्रों ने भाग लिया तो साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र भी शामिल हुए। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के छात्रों ने भाग लिया तो साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र भी शामिल हुए। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के छात्रों ने भाग लिया तो साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र भी शामिल हुए।
शाही भारतीय नौसेना विद्रोह फरवरी 1946। 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 बम्बई बंदरगाह पर खड़े हुए नौसेना प्रशिक्षण जहाज तलवार पर नाविकों ने ब्रिटिश नस्लवादी व्यवहार एवं सुविधाओं में कमी के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। बम्बई बंदरगाह पर खड़े नौसेना प्रशिक्षण जहाज तलवार पर नाविकों ने ब्रिटिश नस्लवादी व्यवहार एवं सुविधाओं में कमी के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। बम्बई बंदरगाह पर खड़े हुए नौसेना प्रशिक्षण जहाज तलवार पर नाविकों ने ब्रिटिश नस्लवादी व्यवहार एवं सुविधाओं में कमी के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। बम्बई बंदरगाह पर खड़े हुए नौसेना प्रशिक्षण जहाज तलवार पर नाविकों ने ब्रिटिश नस्लवादी व्यवहार और सुविधाओं में कमी के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। इसी क्रम में नाविक वीसी दत्त ने तलवार की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया, फलतः उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में नाविक वीसी दत्त ने तलवार की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो को लिख दिया, फलतः उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में नाविक वीसी दत्त ने तलवार की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया, फलतः उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में नाविक वीसी दत्त ने तलवार की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया, फलतः उन्हें गिरफ्तार किया गया। अतः शाही नौसेना के नाविकों ने सरकार से उन्हें रिहा करने की मांग की, साथ ही आज़ाद हिंद फौज की कैदियों की रिहाई एवं इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। अतः शाही नौसेना के नाविकों ने सरकार से उन्हें रिहा करने की मांग की, तो साथ ही आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई एवं इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। अतः शाही नौसेना के नाविकों ने सरकार से उन्हें रिहा करने की मांग की, तो साथ ही आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई एवं इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। तथा शाही नौसेना के नाविकों ने सरकार से उन्हें रिहा करने की मांग की, साथ ही आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। देखते ही देखते यह विद्रोह अन्य जहाज़ों पर फैल गया और नाविकों ने सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते यह विद्रोह अन्य जहाज़ों पर भी फैल गया और नाविकों ने सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते यह विद्रोह अन्य जहाज़ों पर भी फैल गया और नाविकों ने सरकारी आदेश मानने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते यह विद्रोह अन्य जहाज़ों पर भी फैल गया और नाविकों ने सरकारी आदेश मानने से इनकार कर दिया। यह विद्रोह 1857 के विद्रोह की याद ताज़ा कराता है। यह विद्रोह 1857 के विद्रोह की याद ताज़ा कराता है। यह विद्रोह 1857 के विद्रोह की याद ताज़ा कराता है। वस्तुतः 1857 का विद्रोह भी भारतीय असंतोष को व्यक्त करता था, जिसकी शुरुआत सैन्य छावनी से सैनिक असंतोष के रूप में हुई थी। वस्तुतः 1857 का विद्रोह भी नागरिक असंतोष को व्यक्त करता था, जिसकी शुरुआत सैन्य छावनी से सैनिक असंतोष के रूप में हुई थी। वस्तुतः 1857 का विद्रोह भी नागरिक असंतोष को व्यक्त करता था, जिसकी शुरुआत सैन्य छावनी से सैनिक असंतोष के रूप में हुई थी। इसमें सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में असैनिक भी सम्मिलित हुए। इसमें सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में असैनिक भी सम्मिलित हुए। इसमें सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में असैनिक भी सम्मिलित हुए। यद्यपि राष्ट्रीय चेतना से युक्त न होते हुए 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय चेतना के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। यद्यपि राष्ट्रीय चेतना से युक्त न होते हुए भी 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय चेतना के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। यद्यपि राष्ट्रीय चेतना से युक्त न होते हुए 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय चेतना के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। इस दृष्टि से प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की कोटि में रखा जाता है। इस दृष्टि से प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की कोटि में रखा जाता है। इस दृष्टि से प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की कोटि में रखा जाता है। इस विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू कर दिया गया था। इस विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू कर दिया गया था। इस विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा था और भारत में विलय विस्तार की नीति छोड़ दी गई थी। ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा था, भारत में विलय विस्तार की नीति छोड़ दी गई थी। ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा था और भारत में विलय विस्तार की नीति छोड़ दी गई थी। इस तरह सरकार की नीतियों में परिवर्तन के 1857 का विद्रोह ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ था। इस तरह सरकार की नीतियों में परिवर्तन के 1857 का विद्रोह ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ था। इस तरह सरकार की नीतियों में परिवर्तन के 1857 का विद्रोह ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ था। इसी तरह शाही भारतीय नौसैनिक विद्रोह भी जन असंतोष की अभिव्यक्ति था। इसी तरह शाही भारतीय नौसैनिक विद्रोह भी जन असंतोष की अभिव्यक्ति था। इसी तरह शाही भारतीय नौसैनिक विद्रोह भी जन असंतोष की अभिव्यक्ति था। नस्लवादी व्यवहार एवं निम्न स्तर की सुविधाएं इस विद्रोह का तत्कालीन कारण था। नस्लवादी व्यवहार एवं निम्न स्तर की सुविधाएं इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नस्लवादी व्यवहार एवं निम्न स्तर की सुविधाएं इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था। सैनिकों से शुरू हुए इस विद्रोह में असैनिक समूह भी जगह जगह पर सरकार कार्यक्रम में शामिल होते गए। सैनिकों से शुरू हुए इस विद्रोह में असैनिक समूह भी जगह जगह पर सरकार विरोधी कार्यक्रम में शामिल होते गए। सैनिकों से शुरू हुए इस विद्रोह में असैनिक समूह भी जगह जगह पर सरकार विरोधी कार्यक्रम में शामिल होते गए। यह विद्रोह भी राष्ट्रवाद की परिपक्व अवस्था को सूचित करता है। यह विद्रोह भी राष्ट्रवाद की परिपक्व अवस्था को सूचित करता है। यह विद्रोह भी राष्ट्रवाद की परिपक्व अवस्था को सूचित करता है। अब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय द्वारा निर्मित एक संविधान सभा और अंतरिम कार्यवाहक सरकार के गठन की घोषणा की तत्पश्चात भारत की आज़ादी सामने आई। अब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय द्वारा निर्मित एक संविधान सभा और अंतरिम कार्यवाहक सरकार की गठन की घोषणा की तत्पश्चात भारत की आज़ादी सामने आई। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय द्वारा निर्मित एक संविधान सभा और अंतरिम
कार्यवाहक सरकार के गठन की घोषणा की। तत्पश्चात भारत की आज़ादी सामने आई। इस तरह नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश शासन की समाप्ति का सूचक है तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत का यह अंतिम कील साबित हुई। इस तरह नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश शासन की समाप्ति का सूचक है अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में यह अंतिम कील साबित हुई। इस तरह नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश शासन की समाप्ति का सूचक है अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में यह अंतिम कील साबित हुई। इस तरह नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश शासन की समाप्ति का सूचक है अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में यह अंतिम कील साबित हुई। इस तरह नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश शासन की समाप्ति का सूचक है अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में यह अंतिम कील साबित हुई। जिसमें प्रथम कील 1857 के विद्रोह में लगी थी जिसमें प्रथम कील 1857 के विद्रोह में लगी थी जिसमें प्रथम कील 1857 के विद्रोह में लगी थी जिसमें प्रथम कील 1857 के विद्रोह में लगी थी। गतिविधियाँ 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 हड़ताली नाविकों ने केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का गठन किया जिसके प्रमुख एम एस खान थे। हड़ताली नाविकों ने केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का गठन किया जिसके प्रमुख एम एस खान थे। हड़ताली नाविकों ने केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का गठन किया जिसके प्रमुख एम एस खान थे। नाविकों ने अपने जहाज पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगाए जो इस बात के संकेत है कि विद्रोही दल या संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य कर रहे थे। नाविकों ने अपने जहाज पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगाए जो इस बात का संकेत है कि विद्रोही दल या संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य कर रहे थे। नाविकों ने अपने जहाज पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगाए जो इस बात का संकेत है कि विद्रोही दल या संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य कर रहे थे। विद्रोहियों ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। विद्रोहियों ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। विद्रोहियों ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। विद्रोह का प्रसार बम्बई, कोलाबार, महाराष्ट्र, कराची, कोलकाता, जबलपुर, दिल्ली, अंबाला, जालंधर आदि स्थानों पर फैला। यहाँ मौजूद रक्षा संस्थानों में कर्मचारियों ने हड़ताल की। विद्रोह का प्रसार बम्बई, कोलाबार, महाराष्ट्र, कराची, कोलकाता, जबलपुर, दिल्ली, अंबाला, जालंधर आदि स्थानों पर फैला। यहाँ मौजूद रक्षा संस्थानों में कर्मचारियों ने हड़ताल की। विद्रोह का प्रसार बम्बई, कोलाबार, महाराष्ट्र, कराची, कोलकाता, जबलपुर, दिल्ली, अंबाला, जालंधर आदि स्थानों पर फैला। यहाँ मौजूद रक्षा संस्थानों में कर्मचारियों ने हड़ताल की। सरकार ने दमन हेतु एडमिरल गॉडफ्रे को जेल भेजा। सरकार ने दमन हेतु एडमिरल गॉडफ्रे को 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 भेजा। अंततः जिन्ना एवं सरदार पटेल की सलाह से विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्ना एवं सरदार पटेल की सलाह पर विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्ना एवं सरदार पटेल की सलाह पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्ना एवं सरदार पटेल की सलाह से विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। सरदार पटेल ने लिखा कि ब्रिटिश सैन्य ताकतें इतनी जबरदस्त तरीके से जुड़ी है कि विद्रोहियों को पूर्णतः नष्ट कर सकती है। सरदार पटेल ने लिखा कि ब्रिटिश सैन्य ताकतें इतनी जबरदस्त तरीके से जुड़ी है कि विद्रोहियों को पूर्णतः नष्ट कर सकती है। सरदार पटेल ने लिखा कि ब्रिटिश सैन्य ताकतें इतनी जबरदस्त तरीके से जुड़ी है कि विद्रोहियों को पूर्णतः नष्ट कर सकती है। इस विद्रोह के दौरान आम जनता ने विद्रोहियों के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित की। इस विद्रोह के दौरान आम जनता ने विद्रोहियों के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित की। इस विद्रोह के दौरान आम जनता ने विद्रोहियों के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के पुस्तक में इस विद्रोह का उल्लेख चाहे न मिलता हो किंतु इसकी भूमिका भारतीय जनमानस पर अंकित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की पुस्तक में इस विद्रोह का उल्लेख चाहे न मिलता हो किंतु इसकी भूमिका भारतीय जनमानस पर अंकित है। केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति ने अपने अंतिम संदेश में केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति ने अपने अंतिम संदेश में कहा कि हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की ऐतिहासिक घटना है। केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति ने अपने अंतिम संदेश में कहा कि हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की ऐतिहासिक घटना है। केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति ने अपने अंतिम संदेश में कहा कि हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की ऐतिहासिक घटना। केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति ने अपने अंतिम संदेश में कहा कि हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की ऐतिहासिक घटना है। पहली बार सेना के जवानों और आम आदमी का खून एक साथ एक लक्ष्य के लिए सड़कों पर बह रहा है। हम फौजी से कभी नहीं भूलेंगे, हमारी महान जनता जिंदाबाद। पहली बार सेना के जवानों और आम आदमी का खून एक साथ एक लक्ष्य के लिए सड़कों पर बह रहा है। हम फौजी से कभी नहीं भूलेंगे, हमारे महान जनता जिंदाबाद। पहली बार सेना के जवानों और आम आदमी का खून एक साथ एक लक्ष्य के लिए सड़कों पर बह रहा है। हम फौजी से कभी नहीं भूलेंगे, हमारी महान जनता जिंदाबाद। प्रभाव यह विद्रोह जनता की निडरता और उसकी संघर्ष क्षमता को अभिव्यक्त करता है। यह विद्रोह जनता की निडरता और उनकी संघर्ष क्षमता को अभिव्यक्त करता है। यह विद्रोह जनता की निडरता और उनकी संघर्ष क्षमता को अभिव्यक्त करती है। विद्रोह को भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति के रूप में देखा और इसे वे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। विद्रोह को भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति के रूप में देखा और वे इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। विद्रोह को भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति के रूप में देखा और वे इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के समक्ष झुकने के लिए विवश किया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के समक्ष झुकने के लिए विवश किया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का समक्ष झुकने के लिए विवश किया। इसी क्रम में सरकार ने घोषणा की कि आज़ाद हिंद फौज की उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर हत्या या बर्बरता का आरोप है। इसी क्रम में सरकार ने घोषणा की कि आज़ाद हिंद फौज के उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर हत्या या बर्बरता का आरोप है। इसी क्रम में सरकार ने घोषणा की कि आज़ाद हिंद फौज के उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर हत्या या बर्बरता का आरोप है।
साथ ही इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की गई और भारतीय मामले पर विचार के लिए कुछ स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसने संविधान सभा के गठन की घोषणा की। साथ ही इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की गई और भारतीय मामले पर विचार करने के लिए कुछ स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिससे संविधान सभा के गठन की घोषणा की। साथ ही इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की गई और भारतीय मामले पर विचार करने की उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसने संविधान सभा के गठन की घोषणा की। कैबिनेट मिशन मार्च 1946, 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 कैबिनेट मिशन मार्च 1946 पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी तथा उपनिवेशों पर पकड़ बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी अतः उपनिवेशों पर पकड़ बनाए रखने के लिए सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी अतः उपनिवेशों पर पकड़ बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हुआ। 1945 में ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी तो उपनिवेशों पर पकड़ बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी तो उपनिवेशों पर पकड़ बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हुआ। 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए और वहां लेबर पार्टी को बहुमत मिला था तथा इटली प्रधानमंत्री बने। 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए और वहां लेबर पार्टी को बहुमत मिला था तथा इटली प्रधानमंत्री बने। 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए और वहां लेबर पार्टी को बहुमत मिला तथा इटली प्रधानमंत्री बने। 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुआ और वहां लेबर पार्टी को बहुमत मिला तथा इटली प्रधानमंत्री बने। 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए वहां लेबर पार्टी को बहुमत मिला था तथा इटली प्रधानमंत्री बने। नई सरकार ने आरंभ में यह स्पष्ट कर दिया था कि वह भारतीय संवैधानिक समस्याओं को अतिशीघ्र सुलझाना चाहती है। नई सरकार ने आरंभ में यह स्पष्ट कर दिया कि वह भारतीय संवैधानिक समस्याओं को अतिशीघ्र सुलझाना चाहती है। नई सरकार ने आरंभ में यह स्पष्ट कर दिया कि वह भारतीय संवैधानिक समस्याओं को अतिशीघ्र सुलझाना चाहती है। चुनाव में सत्ता परिवर्तन से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश जनता भी सरकार की नीतियों में परिवर्तन चाहती है। चुनाव में सत्ता परिवर्तन से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश जनता भी सरकार की नीतियों में परिवर्तन चाहती है। चुनाव में सत्ता परिवर्तन से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश जनता भी सरकार की नीतियों में परिवर्तन चाहती है। इसी क्रम में इटली ने भारत के संदर्भ में कहा अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय है किंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में इटली ने भारत के संदर्भ में कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय है किंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में इटली ने भारत के संदर्भ में कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय किंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में इटली ने भारत के संदर्भ में कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय किंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। यह दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के नीतिगत परिवर्तन को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के नीतिगत परिवर्तन को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के नीतिगत परिवर्तन को दर्शाता है। इसी क्रम में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की जिसमें शामिल थे। इसी क्रम में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की जिसमें शामिल थे। इसी क्रम में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की जिसमें शामिल थे। इसी क्रम में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की जिसमें शामिल थे। पहला, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, उसने अपनी योजना प्रस्तुत की। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, उसने अपनी योजना प्रस्तुत की। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, उसने अपनी योजना प्रस्तुत की। प्रावधान इसके तहत एक भारतीय परिसंघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई जिसमें सभी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल थी। इसके तहत एक भारतीय परिसंघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई जिसमें सभी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल थी। इसके तहत एक भारतीय परिसंघ का निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई जिसमें सभी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल थी। इसके तहत एक भारतीय परिसंघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की जिसमें सभी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल थी तथा इस एकीकृत संघ को केवल रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के विषय में दिए गए तथा अन्य सभी अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा इस एकीकृत संघ को केवल रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के विषय दिए गए तथा अन्य सभी अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा इस एकीकृत संघ को केवल रक्षा, विदेश मामले
संचार के विषय दिए गए तथा अन्य सभी अधिकार प्रांतों को दिए गए तथा इस एकीकृत संघ को केवल रक्षा विदेशी मामले एवं संचार के विषय दिए गए तथा अन्य सभी अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा इस एकीकृत संघ को केवल शिक्षा, रक्षा, विदेशी मामले, संचार के विषय दिए गए तथा अन्य सभी अधिकार प्रांतों को दिया गया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण संभव नहीं था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण संभव नहीं था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण संभव नहीं था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण संभव नहीं था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रांतों के एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण संभव नहीं था। साथ ही से नई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती थी साथ ही से नई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती थी साथ ही से नई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती थी जैसे पंजाब के जलंधर एवं बाला डिवीजन में हिंदू एवं सिख बहुसंख्यक थे अतः वे भी विभाजन का मांग कर सकते थे। जैसे पंजाब के जलंधर एवं बाला डिवीजन में हिंदू एवं सिख बहुसंख्यक थे अतः वे भी विभाजन का मांग कर सकते थे। जैसे पंजाब के जलंधर एवं बाला डिवीजन में हिंदू एवं सिख बहुसंख्यक थे तब वे भी विभाजन का मांग कर सकते थे। इसी तरह सेनाओं का विभाजन भी खतरनाक हो सकता था इसी तरह सेनाओं का विभाजन भी खतरनाक हो सकता था इसी तरह सेनाओं का विभाजन भी खतरनाक हो सकता था इसी तरह सेनाओं का विभाजन भी खतरनाक हो सकता था। सबसे बढ़कर विभाजन से प्रशासनिक आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थी जैसे पाकिस्तान के बनने उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में संचार की सहायता समस्या। सबसे बढ़कर विभाजन से प्रशासनिक आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थी जैसे पाकिस्तान के बनने उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में संचार की समस्या। सबसे बढ़कर विभाजन से प्रशासनिक आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थी जैसे पाकिस्तान के बनने उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में संचार की समस्या। सबसे बढ़कर विभाजन से प्रशासनिक आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थी जैसे पाकिस्तान के बनने उसके पूर्वी पश्चिमी भाग में संचार की समस्या। संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूहों में रखा गया संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूहों में रखा गया संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूहों में रखा गया संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूहों में रखा गया। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार असम हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह सी बंगाल एवं असम 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 मुस्लिम बहुसंख्यक। संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूहों में रखा गया। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह सी बंगाल एवं असम मुस्लिम बहुसंख्यक। संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूहों में रखा गया। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह सी बंगाल एवं असम मुस्लिम बहुसंख्यक। संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूहों में रखा गया। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह सी बंगाल एवं असम मुस्लिम बहुसंख्यक। संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूहों में रखा गया। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह सी बंगाल एवं असम मुस्लिम बहुसंख्यक। संपूर्ण भारतीय प्रांत को 3 समूह में रखा गया। समूह ए बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार हिंदू बहुसंख्यक। समूह बी इसमें पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह सी बंगाल एवं असम मुस्लिम बहुसंख्यक। संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाएगा। 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 इस संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के सदस्य करें और प्रांत की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य से सदस्य संख्या निर्धारित होगी। इस विधानसभा का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के सदस्य करें और प्रांत की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य की से सदस्य संख्या निर्धारित होगी। इस विधानसभा का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के सदस्य करें और प्रांत की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य से सदस्य संख्या निर्धारित होगी। इस विधानसभा का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के सदस्य करें और प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य से सदस्य संख्या निर्धारित होगी। इस संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के सदस्य करें और प्रांत की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य से सदस्य संख्या निर्धारित होंगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। संविधान सभा में समूह ए, बी तथा सी के सदस्य एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा में समूह ए, बी, सी के तीनों के सदस्य
एक साथ बैठकर संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा में समूह ए बी सी तीनों के सदस्य एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा में समूह ए बी सी तीनों के सदस्य एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा में समूह ए बी सी तीनों के सदस्य एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। और फिर तीनों समूहों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु अलग अलग बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। और फिर तीनों समूह के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु अलग अलग बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। और फिर तीनों समूहों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु अलग अलग बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। और फिर तीनों समूहों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु अलग अलग बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। और फिर तीनों समूहों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु अलग अलग बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। तत्पश्चात यदि संभव हुआ तो अपने समूह के लिए एक संविधान का निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात यदि संभव हुआ तो अपने समूह के लिए एक संविधान का निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात यदि संभव हुआ तो अपने समूह के लिए एक संविधान का निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात यदि संभव हुआ तो अपने समूह के लिए एक संविधान का निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात यदि संभव हुआ तो अपने समूह के लिए एक संविधान के निर्माण का भी प्रयास करेंगे। संविधान लागू होते ही देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारतीय संघ से संधि करने के लिए स्वतंत्र होगी। संविधान लागू होते ही देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारतीय संघ से संधि करने के लिए स्वतंत्र होगी। संविधान लागू होते ही देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारतीय संघ से संधि करने के लिए स्वतंत्र होगी। संविधान लागू होते ही देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारतीय संघ से संधि करने के लिए स्वतंत्र होगी। संविधान लागू होते ही देशी राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारतीय संघ से संधि करने के लिए स्वतंत्र होगी। एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें 14 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्य राजनीतिक दल या संप्रदाय के लोग शामिल होंगे। एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें 14 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्य राजनीतिक दल या संप्रदाय के लोग शामिल होंगे। एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें 14 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्य राजनीतिक दल एवं संप्रदाय के लोग शामिल होंगे। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। कांग्रेस 6, मुस्लिम लीग 5, सिख ईसाई पारसी के एक एक सदस्य शामिल किए गए। मूल्यांकन 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 कैबिनेट मिशन योजना द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की समस्या को सुलझाने अर्थात हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का एक ईमानदार प्रयास था। कैबिनेट मिशन योजना द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की समस्या को सुलझाने अर्थात हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का एक ईमानदार प्रयास था। कैबिनेट मिशन योजना द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की समस्या को सुलझाने अर्थात हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का एक ईमानदार प्रयास था। भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव देश की एकता को बनाए रखने के लिए की कांग्रेस की मांग के अनुरूप था, जबकि प्रांतों के प्रदत्त आंतरिक स्वायत्तता मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के नजदीक थी। भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव देश की एकता को बनाए रखने की कांग्रेस की मांग के अनुरूप था, जबकि प्रांतों को प्रदत्त आंतरिक स्वायत्तता मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के नजदीक थी। भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव देश की एकता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के मांग के अनुरूप थी, जबकि प्रांतों को प्रदत्त आंतरिक स्वायत्तता मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के नजदीक थी। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। भारतीयों द्वारा निर्मित एक अंतरिम सरकार के गठन और संविधान सभा के निर्माण की घोषणा में एक पॉजिटिव पहलू था, किंतु केंद्र की शक्तियों को सीमित कर प्रांतों को अत्यधिक अधिकार दिया जाना अलगाव की दिशा में बड़ा एक कदम था। भारतीयों द्वारा निर्मित एक अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा के निर्माण की घोषणा एक पॉजिटिव सकारात्मक पहलू था, किंतु केंद्र की शक्तियों को सीमित कर प्रांतों को अत्यधिक अधिकार दिया जाना अलगाव की दिशा में बढ़ा एक कदम था। भारतीयों द्वारा निर्मित अंतरिम सरकार के गठन और संविधान सभा के निर्माण की घोषणा एक सकारात्मक पहलू था, किंतु केंद्र की शक्तियों को सीमित कर प्रांतों को अधिकार दिया जाना अलगाव की दिशा में बढ़ा एक कदम था। मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की, जो सांप्रदायिक दंगों को आरंभ करने की घोषणा थी। मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की, जो सांप्रदायिक दंगों को आरंभ करने की घोषणा थी। मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की, जो सांप्रदायिक दंगों को आरंभ करने की घोषणा थी। मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की, जो सांप्रदायिक दंगों को आरंभ करने की घोषणा थी। मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की, जो सांप्रदायिक दंगों को आरंभ करने की घोषणा थी। मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की, जो सांप्रदायिक दंगों को आरंभ करने की घोषणा थी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की, जो सांप्रदायिक दंगों की आरंभ करने की घोषणा थी।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन नहीं हुआ जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग शामिल हुई। 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 अंतरिम सरकार के मंत्री, 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 अंतरिम सरकार के मंत्री। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष ऑब्लिक विदेश मंत्री। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष 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 विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना 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 प्रसारण विभाग। बलदेव सिंह रक्षा 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 विभाग। जॉन मथाई खाद्य एवं आपूर्ति 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 विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा 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 विभाग। सी एच भाभा निर्माण खान एवं ऊर्जा 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 विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य 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 विभाग। जगजीवन राम सर 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 विभाग। लियाकत अली खां वित्त 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 विभाग। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि 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 विभाग। अंतरिम सरकार के मंत्री जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण विभाग। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मथाई खाद्य आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। सी एच भाभा निर्माण खान ऊर्जा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य विभाग। जगजीवन राम सर विभाग। लियाकत अली खां वित्त विभाग। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण विभाग। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मथाई खाद्य आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। सी एच भाभा निर्माण खान ऊर्जा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य विभाग। जगजीवन राम सर विभाग। लियाकत अली खां वित्त विभाग। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण विभाग। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मथाई खाद्य आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। सी एच भाभा निर्माण खान ऊर्जा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य विभाग। जगजीवन राम सर विभाग। लियाकत अली खां वित्त विभाग। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण विभाग। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मथाई खाद्य आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। सी एच भाभा निर्माण खान ऊर्जा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य विभाग। जगजीवन राम सर विभाग। लियाकत अली खां वित्त विभाग। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण विभाग। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मथाई खाद्य आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। सी एच भाभा निर्माण खान ऊर्जा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य विभाग। जगजीवन राम सर विभाग। लियाकत अली खां वित्त विभाग। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। 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 प्रधानमंत्री इटली की घोषणा।
भारत में बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष और ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने पीएम एटली को इस घोषणा के लिए बात किया कि 30 जून 1948 तक हर हाल में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भेजा गया। भारत में बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष और ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने पीएम एटली को इस घोषणा के लिए बात किया कि 30 जून 1948, 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 30 जून 1948 तक हर हाल में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। भारत में बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने पीएम एटली को इस घोषणा के लिए बात किया कि 30 जून 1948 तक हर हाल में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। भारत के बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष और ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने प्रधानमंत्री एटली को इस घोषणा के लिए बात किया कि 30 जून 1948 तक हर हाल में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। भारत में बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष और ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने पीएम एटली को इस घोषणा के लिए बात किया कि 30 जून 1948 तक हर हाल में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। एटली ने कहा कि सभी राजनीतिक दल मिलजुल कर नए उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे और अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर कार्य करेंगे। एटली ने कहा कि सभी राजनीतिक दल मिलजुल कर नए उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे और अपने राजनीतिक मतभेद को भुलाकर कार्य करेंगे। एटली ने कहा कि सभी राजनीतिक दल मिलजुल कर नए उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे और अपने राजनीतिक मतभेद को भुलाकर कार्य करेंगे। इस घोषणा का मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वागत किया क्योंकि यह व्यावहारिक स्तर पर देश की वर्तमान स्थिति के अनुसार की गई घोषणा थी। इस घोषणा का मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वागत किया क्योंकि यह व्यावहारिक स्तर पर देश की वर्तमान स्थिति के अनुसार की गई घोषणा थी। इस घोषणा का मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वागत किया क्योंकि यह व्यावहारिक स्तर पर देश की वर्तमान स्थिति के अनुसार की गई घोषणा थी। माउंटबेटन योजना, मानबटन योजना, डिक्की बर्ड योजना और 3 जून योजना। माउंटबेटन योजना, मानबटन योजना, डिक्की बर्ड योजना और 3 जून योजना। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, डिक्की बर्ड योजना और 3 जून योजना। माउंटबेटन योजना, मानबटन योजना, डिक्की बर्ड योजना और 3 जून योजना। माउंटबेटन योजना, मानबटन योजना, डिक्की बर्ड योजना और 3 जून योजना। माउंटबेटन योजना, मानबटन योजना, डिक्की बर्ड योजना और 3 जून योजना। माउंटबेटन योजना, मानबटन योजना, डिक्की बर्ड योजना और 3 जून योजना। चल जाएगा। माउंटबेटन योजना, मानबटन योजना, डिक्की बर्ड योजना, 3 जून की योजना। पृष्ठभूमि। भारत में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी और एक अंतरिम सरकार और विधानसभा के गठन की घोषणा की, अतः मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अधूरी रह गई। भारत में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी और एक अंतरिम सरकार और विधानसभा गठन की घोषणा की, अतः मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अधूरी रह गई। भारत में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और एक अंतरिम सरकार और विधानसभा के गठन की घोषणा की, अतः मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अधूरी रह गई। अतः उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हुए लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया, जो सांप्रदायिक दंगों का प्रत्यक्ष आह्वान था। अतः उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हुए लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया, जो सांप्रदायिक दंगों का प्रत्यक्ष आह्वान था। अतः उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हुए लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया, जो सांप्रदायिक दंगों का प्रत्यक्ष आह्वान था। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे और अवस्था फैल रही थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे और अवस्था फैल रही थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे और अवस्था फैल रही थी। इन्हीं स्थितियों में माउंटबेटन ने समस्या समाधान के लिए 3 जून योजना प्रस्तुत की, जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। इन्हीं स्थितियों में माउंटबेटन ने समस्या समाधान के लिए 3 जून की योजना प्रस्तुत की, जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। इन्हीं स्थितियों में माउंटबेटन ने समस्या समाधान के लिए 3 जून की योजना प्रस्तुत की, जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। इन्हीं परिस्थितियों में माउंटबेटन ने समस्या समाधान के लिए 3 जून की योजना प्रस्तुत की, जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। इन्हीं स्थितियों में माउंटबेटन ने समस्या समाधान के लिए 3 जून की योजना प्रस्तुत की, जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। प्रावधान 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 माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान की विधायिका को यह निर्णय लेना था कि वे भारत या पाकिस्तान में किसके साथ मिलेंगे। सिंध और बलूचिस्तान की विधायिका को यह निर्णय लेना था कि वे भारत या पाकिस्तान में किसके साथ मिलेंगे। सिंध और बलूचिस्तान की विधायिका को यह निर्णय लेना था कि वे भारत या पाकिस्तान में किसके साथ मिलेंगे।
सिंध और बलूचिस्तान के विधायकों को यह निर्णय लेना था कि वे भारत या पाकिस्तान में किसके साथ मिलेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के विधायकों को यह निर्णय लेना था कि वे भारत या पाकिस्तान में किसके साथ मिलेंगे। पंजाब व बंगाल के विधायकों को दोहरा निर्णय लेना था, क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। बी, यदि हाँ तो क्या इन राज्यों का भी विभाजन होगा। पंजाब व बंगाल के विधायकों को दोहरा निर्णय लेना था। ए, क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। बी, यदि हाँ तो क्या इन राज्यों का विभाजन होगा। पंजाब व बंगाल के विधायकों का दोहरा निर्णय लेना था। ए, क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। बी, यदि हाँ तो क्या इन राज्यों का विभाजन भी होगा। पंजाब व बंगाल के विधायकों को दोहरा निर्णय लेना था, क्या वे पंजाब पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। बी, यदि हाँ तो क्या इन राज्यों का विभाजन होगा। पंजाब व बंगाल के विधायकों को दोहरा निर्णय लेना था। ए, क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। बी, यदि हाँ तो इन राज्यों का भी विभाजन होगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के साथ पक्ष में गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया गया कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। सीमा विभाजन के लिए एक आयोग गठित किया जाए। रेडिकल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। सीमा विभाजन के लिए एक आयोग गठित किया जाए। रेडिकल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। सीमा विभाजन के लिए एक आयोग गठित किया जाए। रेडिकल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाए। सीमा विभाजन के लिए एक आयोग गठित किया जाए। रेडिकल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाए। सीमा विभाजन के लिए एक आयोग गठित किया जाए। रेडिकल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। विभाजन कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। विभाजन कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। विभाजन कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। विभाजन कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। विभाजन का कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। प्लान बाल्कन बाल्कन प्लान प्लान बाल्कन प्लान बाल्कन प्लान बाल्कन प्लान बाल्कन प्लान बाल्कन विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की यह गुप्त योजना थी, जिसे नेहरू के विरोध करने पर माउंटबेटन ने यह योजना त्याग दिया। प्लान बाल्कन विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की यह गुप्त योजना थी, जिसे नेहरू के विरोध करने पर माउंटबेटन ने त्याग दिया। प्लान बाल्कन विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की यह गुप्त योजना थी, जिसे नेहरू के विरोध करने पर माउंटबेटन ने यह त्याग दिया। प्लान बाल्कन विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की यह गुप्त योजना थी, जिसे नेहरू के विरोध करने पर माउंटबेटन ने त्याग दिया। प्लान बाल्कन विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की यह गुप्त योजना थी, जिसे नेहरू के विरोध करने पर माउंटबेटन ने त्याग दिया। प्लान बाल्कन विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की यह गुप्त योजना थी, जिसे नेहरू के विरोध करने पर माउंटबेटन ने त्याग दिया। प्लान बाल्कन विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की यह गुप्त योजना थी, नेहरू के विरोध करने पर यह योजना त्याग दिया। प्लान बाल्कन विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की यह गुप्त योजना थी, जिसे नेहरू के विरोध करने पर माउंटबेटन ने त्याग दिया। मूल्यांकन 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 कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 3 जून योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 3 जून की योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 3 जून योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 3 जून योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 3 जून योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस इसलिए स्वीकार कर लिया कि इससे शांतिपूर्ण तुरंत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती और देश में प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी समझा गया। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस इसलिए स्वीकार कर लिया कि इससे शांतिपूर्ण तुरंत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती और देश में प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी समझा गया। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस इसलिए स्वीकार कर लिया कि इससे शांतिपूर्ण तुरंत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती और देश में प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी समझा गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हो सका। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हो सका। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हो सका। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे 100 से अधिक लोगों ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे 100 से अधिक लोगों ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे 100 से अधिक लोगों ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे 100 से अधिक लोगों ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे 100 से अधिक लोगों ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया। अंततः 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को स्वीकृति दी और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित किया गया। अंततः 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को स्वीकृति दी और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली तथा इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित किया गया। अंततः 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को स्वीकृति दी और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली तथा इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित किया गया।
तथा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को स्वीकृति दी और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली तथा इसे भारतीय संविधान अधिनियम के रूप में पारित किया गया तथा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को स्वीकृति दी और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन ने की स्वीकृति मिली तथा इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित किया गया। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संदर्भ में पारित अंतिम अधिनियम था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संदर्भ में पारित अंतिम अधिनियम था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संदर्भ में पारित अंतिम अधिनियम था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संदर्भ में पारित अंतिम अधिनियम था। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 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 1947। कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया? 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 1946-47 में भारत में सांप्रदायिक तनाव ने अत्यंत उग्र रूप ले लिया था। 1946-47 में भारत में सांप्रदायिक तनाव ने अत्यंत उग्र रूप ले लिया था। 1946-47 में भारत में सांप्रदायिक तनाव ने अत्यंत उग्र रूप ले लिया था। जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा दे रहे थे। जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर लड़का लेंगे पाकिस्तान का नारा दे रहे थे। जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा दे रहे थे। फलतः सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई थी और इसे हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे। फलतः सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई थी और इसे हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे। फलतः सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई थी, इसमें हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में विफल हो रही थी। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में विफल हो रही थी। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में विफल हो रही थी। इस तरह देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। इस तरह देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। इस तरह देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के को मौजूदा दो बुराइयों अर्थात भारत के विभाजन अथवा गृह युद्ध में से किसी एक को चुनना था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मौजूद दो बुराइयों अर्थात भारत का विभाजन अथवा गृह युद्ध में से किसी एक चुनना था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मौजूद दो बुराइयों अर्थात भारत के विभाजन अथवा गृह युद्ध में से किसी एक को चुनना था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने विभाजन को कम बुराई वाला मानकर उसे स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने विभाजन को कम बुराई वाला मानकर उसे स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने विभाजन को कम बुराई वाला मानकर उसे स्वीकार किया। वस्तुतः निर्दोष भारतीयों के जीवन की सुरक्षा का लक्ष्य सर्वोपरि रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। वस्तुतः निर्दोष भारतीयों के जीवन की सुरक्षा का लक्ष्य सर्वोपरि रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। वस्तुतः निर्दोष भारतीयों के जीवन की सुरक्षा का लक्ष्य सर्वोपरि रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की योजना स्वीकार करने से भारत के विखंडन से बचा जा सकता था। भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की योजना स्वीकार करने से भारत के विखंडन से बचा जा सकता था। भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की योजना स्वीकार करने से भारत के विखंडन से बचा जा सकता था। वस्तुतः अनेक छोटी बड़ी रियासतों को स्वतंत्र होने से रोकने के लिए विभाजन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी था। वस्तुतः अनेक छोटी बड़ी रियासतों को स्वतंत्र होने से रोकने के लिए विभाजन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी था। वस्तुतः अनेक छोटी बड़ी रियासतों को स्वतंत्र होने से रोकने के लिए विभाजन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी था। इसी संदर्भ में पटेल ने कहा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। इसी संदर्भ में पटेल ने कहा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। इसी संदर्भ में पटेल ने कहा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अंतरिम सरकार की विफलता से कांग्रेस ने सीख लेते हुए विभाजन के प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया। अंतरिम सरकार की विफलता से कांग्रेस ने सीख लेते हुए विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अंतरिम सरकार की विफलता से कांग्रेस ने सीख लेते हुए विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दरअसल अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग सरकार के से ही असहयोग कर रही थी, जिससे जनता की सुरक्षा बाधित हो रही थी। दरअसल अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग सरकार से ही असहयोग कर रही थी, जिससे जनता की सुरक्षा बाधित हो रही थी। दरअसल अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग सरकार से ही असहयोग कर रही थी, जिससे जनता की सुरक्षा बाधित हो रही थी। देश में प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभाजन को तत्काल स्वीकार किया गया। देश में प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभाजन को तत्काल स्वीकार किया गया। देश में प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभाजन को तत्काल स्वीकार किया गया। अन्यथा सेना नेतृत्वहीन हो सकती थी, ऐसे में सैन्य तंत्र की संभावना थी। अन्यथा सेना नेतृत्वहीन हो सकती थी और ऐसे में सैन्य तंत्र की संभावना थी। अन्यथा सेना नेतृत्वहीन हो सकती थी और ऐसे में सैन्य तंत्र की संभावना थी। निष्कर्ष 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 कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक कठोर निर्णय था जो तत्कालीन परिस्थितियों में समाधान हेतु उठाया गया एक यथार्थवादी कदम था। कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक कठोर निर्णय था जो तत्कालीन परिस्थितियों में समाधान हेतु उठाया गया एक यथार्थवादी कदम था। कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक कठोर निर्णय था जो तत्कालीन परिस्थितियों में समाधान हेतु उठाया गया एक यथार्थवादी कदम था। इतना जरूरी है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया। इतना जरूरी है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया। इतना जरूरी है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया। इतना जरूरी है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया। इतना जरूरी है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। इतना जरूरी है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया।
विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व, विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व, विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व, विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व। कांग्रेस ने आरंभ में ही 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध न करके फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश सरकार की नीति को स्वीकार किया, जो उसकी आरंभिक गलती थी। कांग्रेस ने आरंभ में 1909 में मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध न करके फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश सरकार की नीति को स्वीकार किया, जो उसकी आरंभिक गलती थी। कांग्रेस ने आरंभ में 1909 में ब्रिटिश मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध न करके फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश सरकार की नीति को स्वीकार किया, जो उसकी आरंभिक गलती थी। वस्तुतः जिस तरह कांग्रेस ने 1905 में बंगाल विभाजन का तत्काल विरोध करके उसे रद्द करवाया और आगे चलकर 1932 में दलित पृथक निर्वाचन का विरोध कर उसे रद्द करवाया था, उसी तरह का विरोध 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन के संदर्भ में करने में कांग्रेस विफल रही। जिस तरह कांग्रेस ने 1905 में बंगाल विभाजन का तत्काल विरोध कर उसे रद्द करवाया और आगे चलकर 1932 में दलित पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर उसे रद्द करवाया, उसी तरह का विरोध 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन के संदर्भ में करने में कांग्रेस विफल रही। वस्तुतः जिस तरह कांग्रेस ने 1905 में बंगाल विभाजन का तत्काल विरोध कर उसे रद्द करवाया और आगे चलकर 1932 में दलित पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर उसे रद्द करवाया था, उसी तरह का विरोध 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन के संदर्भ में कांग्रेस करने में कांग्रेस विफल रही। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार भी कर लिया, जिससे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला और मुस्लिम लीग को भी महत्व बढ़ा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार भी कर लिया, जिससे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला और मुस्लिम लीग को अभी महत्व बढ़ा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार भी कर लिया, जिससे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला और मुस्लिम लीग को भी महत्व बढ़ा, मुस्लिम लीग का भी महत्व बढ़ा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम पृथक निर्वाचन को रद्द कर संयुक्त निर्वाचन की बात की गई। इससे मुस्लिम समाज में यह भावना फैली कि कांग्रेस उनके हितों की विरोधी है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम पृथक निर्वाचन को रद्द कर संयुक्त निर्वाचन की बात की गई। इससे मुस्लिम समाज में यह भावना फैली कि कांग्रेस उनके हितों की विरोधी है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम पृथक निर्वाचन को रद्द कर संयुक्त निर्वाचन की बात की गई। इससे समाज में यह भावना फैली कि कांग्रेस उनके हितों की विरोधी है। फलतः जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई और यहाँ से जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति की तरफ उन्मुख हुए, जो अंततः विभाजन की मांग पर चलने का समान था। फलतः जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई और यहाँ से जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति की तरफ उन्मुख हुए, जो अंततः विभाजन की मांग पर चलने के समान था। फलतः जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई और यहाँ से जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति की तरफ उन्मुख हुए, जो अंततः विभाजन की मांग पर चलने का समान था। कांग्रेस ने मुस्लिम संप्रदायवाद से बचने के लिए मुस्लिम समाज के विकास का कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित नहीं कर सकी, तो दूसरी तरफ नेताओं के स्तर पर ही वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयास किया। कांग्रेस ने मुस्लिम संप्रदायवाद से बचने के लिए मुस्लिम समाज के विकास का कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित नहीं कर सकी, तो दूसरी तरफ नेताओं के स्तर पर ही वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयास किया। कांग्रेस ने मुस्लिम संप्रदायवाद से बचने के लिए मुस्लिम समाज के विकास का कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित नहीं कर सकी, तो दूसरी तरफ नेताओं के स्तर पर ही वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयास किया। इसी क्रम में जिन्ना को मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। इसी क्रम में जिन्ना को मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इसी क्रम में जिन्ना को मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। वस्तुतः कांग्रेस ने उच्च वर्गीय चरित्र से सांप्रदायिकता का समाधान करना चाहा, जिसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। वस्तुतः कांग्रेस ने उच्च वर्गीय चरित्र से सांप्रदायिकता का समाधान करना चाहा, जिसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। वस्तुतः कांग्रेस ने उच्च वर्गीय चरित्र से सांप्रदायिकता का समाधान करना चाहा, जिसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। हर हर महादेव।